हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों को हैप्पी मकर संक्रांति। और एनसीईआरटी की इस वीडियो सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और पिछले दोस्तों 5 दिनों से हम भारत देश के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं और खास तौर पर हम मध्य प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करेंगे जो दोस्तों कला एवं संस्कृति के लिहाज से मोस्ट आईएमपी है। और दोस्तों यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत देश के कला एवं संस्कृति आपके सिलेबस का पार्ट है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। सबसे पहले तो भारत के मैप में देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है तो यहां पर देख सकते हैं, यह है राजस्थान, गुजरात, यहां पर है दोस्तों महाराष्ट्र, यहां पर छत्तीसगढ़ और यहां पर है उत्तर प्रदेश। यानी कि 1 2 3 4 5 5 राज्यों से सटा हुआ यह मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सबसे पहले नगर यानी कि भोपाल की बात करें, भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह शहर किलों और महलों से भरा है। दोस्तों याद रख लो कि यह भोपाल को जिलों की नगरी भी कहा जाता है, राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। और यह शहर किलों और महलों से भरा है। ताज उल मस्जिद एक बड़ा गुलाबी मस्जिद है जिसके 2 बड़े सफेद मीनार और 3 सफेद गुंबद है, वो भी दोस्तों भोपाल में स्थित है। और जनजाति संग्रहालय, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शौकत महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला संग्रहालय, गौहर महल, वन विहार, ऊपरी और नीची जिले दर्शनीय है। पंचमढ़ी भोपाल से 210 किलोमीटर दूरी पर एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र है। दोस्तों हमने कुछ भोपाल के आसपास जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है उनकी बात की, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जनजाति संग्रहालय, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शौकत महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला संग्रहालय, गौहर महल, वन विहार, ऊपरी और नीची जिले दर्शनीय है। पंचमढ़ी भोपाल से 210 किलोमीटर एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र है। चलिए जो बात मैंने आपको बताई इनको बेस बनाते हुए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए भोपाल किस राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिलों की नगरी किसे कहा जाता है या राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है तो आप क्या आंसर देंगे? जिलों की नगरी या तो राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुए थे? दोस्तों पूरे विश्व में औद्योगिक दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ी ऐसी त्रासदी हुई है या तो ऐसी दुर्घटना हुई है तो पूरे विश्व में 1 से 10 ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल है यह भोपाल गैस त्रासदी। कई बार एग्जामिनेशन में यह डेट भी पूछ ली गई है। तो 2 दिसंबर की मध्य रात्रि और 3 दिसंबर की सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दोस्तों यह हमें याद रख लेना चाहिए, यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भीमबेटका की बात करें तो आपने हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा जिसमें भीमबेटका का जिक्र किया गया है। वहां से भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। तो भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुरानी और दक्षिण एशिया की सबसे संपन्न गुफा चित्रकारी है। दोस्तों क्या तकरीबन 9000 साल पहले जो यहाँ भीमबेटका की गुफा में चित्र बनाए गए थे वो अभी भी मौजूद है। तो भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुरानी और दक्षिण एशिया की सबसे संपन्न गुफा चित्रकारी है। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर भोजपुर शिव मंदिर और सैक्लोपियन बांध के लिए प्रसिद्ध है। क्या भीमबेटका? यह भोजपुर शिव मंदिर और सैक्लोपियन बांध के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहां रिक्त स्थान में क्या लिखना चाहिए? मैं दुनिया की सबसे पुरानी और दक्षिण एशिया की सबसे संपन्न गुफा चित्रकारी हूं। तो यह हमने किसकी बात की? हमने जिसकी बात की यानी कि
भीमबेटका। क्या आंसर आएगा? भीमबेटका। चलिए ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 3 किलोमीटर लंबा किला है। क्या? ग्वालियर में यह 3 किलोमीटर लंबा किला मौजूद है और किले की दीवारों में अनेक मंदिर और प्राचीन महल है। सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और तेलिका मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ एक सिख गुरुद्वारा भी है। मन मंदिर महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, गुजरी महल में स्थित पुरातत्व संग्रहालय देखने लायक स्थान है। जामा मस्जिद, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन और मोती महल का मकबरा यहाँ अन्य आकर्षण है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि आप ग्वालियर घूमने गए हैं तो आपको कौन कौन से स्थलों का दोस्तों विजिट कर लेना चाहिए। तो ग्वालियर में सबसे पहले तो यह 3 किलोमीटर लंबा किला घूम लेना चाहिए और किले की दीवारों में अनेक मंदिर और प्राचीन महल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, तेलिका मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ एक सिख गुरुद्वारा भी है। मन मंदिर महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, गुजरी महल में स्थित पुरातत्व संग्रहालय देखने लायक स्थान है। जामा मस्जिद, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन और मोती महल का मकबरा यहाँ अन्य आकर्षण है। क्लियर? चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से किस शहर में 3 किलोमीटर लंबा किला है? ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यह 3 किलोमीटर लंबा किला कहां पर है? ग्वालियर में है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और तानसेन और मोती महल का मकबरा कहां के मुख्य आकर्षण है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर बनना चाहिए ग्वालियर, क्योंकि हमने ग्वालियर के सभी प्रमुख आकर्षण की बात की। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो जबलपुर। हम मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहर, सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल की बात कर रहे हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जब कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो मैं छोटी सी उम्मीद तो आपसे रखूंगा ही। ओके, जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित संगमरमर चट्टानें यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। क्या? यह नर्मदा नदी पर स्थित संगमरमर चट्टानें यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, भेड़ा घाट, मदन मोहन किला, संग्राम सागर, सिलखड़ी की कलाकृतियां आदि यहाँ के अन्य आकर्षण है। दोस्तों जब नर्मदा नदी की बात आई है तो नर्मदा नदी से रिलेटेड एक गुजराती भाषा में मूवी भी बनी हुई है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे प्यारे गुजरात वासियों। आपने यह नर्मदा से रिलेटेड एक मूवी बनी थी कुछ साल पहले, आपने देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर नाम बताना। ओके, तो नर्मदा नदी पर स्थित संगमरमर चट्टानें यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहां स्थित है? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, भेड़ा घाट, मदन मोहन किला, संग्राम सागर, सिलखड़ी की कलाकृतियां आदि यहाँ के अन्य आकर्षण है। चलिए बताइए, आपको धुआंधार जलप्रपात देखना है तो कहां जाना पड़ेगा? ये देखिए धुआंधार जलप्रपात आपको देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जबलपुर। कहां पर जाना पड़ेगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण शहर खजुराहो की बात करें तो भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर इस शाही नगर में है। यहाँ के मंदिरों की विशाल दीवारों पर रति और मैथुन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। एक खजुराहो टेम्पल को देखिए, यहाँ पर दीवारों पर दोस्तों रति और मैथुन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। यहाँ के 20 मंदिर 950 और 1050 ईस्वी सन के बीच बनाए गए थे और ये निर्माण कला के बढ़िया नमूने हैं। एक बार फिर से देख लो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर इस शाही नगर में है। यहाँ के मंदिरों की विशाल दीवारों पर रति और मैथुन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। यहाँ के 20 मंदिर 950 और 1050 ईस्वी सन के बीच बनाए गए थे और ये निर्माण कला के बढ़िया नमूने हैं। और यहाँ के अन्य आकर्षण स्थल की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और पन्ना नेशनल पार्क
यहाँ का लोक नृत्योत्सव हर साल अनेक पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ जो हम खजुराहो की बात कर रहे हैं, तो खजुराहो में और भी दोस्तों आकर्षक स्थल है। इनमें कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ का नृत्योत्सव हर साल अनेक पर्यटकों को आकर्षित करता है। ओके, चलिए बताइए, कहाँ के मंदिरों की विशाल दीवारों पर रति और मैथुन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, यह खजुराहो टेम्पल पर दोस्तों जो विशाल दीवारें हैं उन पर रति और मैथुन की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मांडू उत्सव भी मनाया जाता है। क्या? यहां पर मांडू महोत्सव भी मनाया जाता है। मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी। क्या? यह मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी और मध्य प्रदेश का एक अनुपम रमणीय स्थान है यह मांडू। रॉयल एनक्लेव, जहाज महल, तवेली महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, दिलावर खान मस्जिद, जामा मस्जिद, होशंगा शाह का मकबरा, जैन मंदिर, अशरफी महल, बाज बहादुर महल, रूपमती का मंडप, दरिया खां का मकबरा, नीलकंठ महल यहाँ के दर्शनीय स्मारक है। एक बार फिर से देख लो, मांडू दोस्तों ऐसे इनके आसपास स्थान है जो पर्यटन के बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं। तो मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी थी और मध्य प्रदेश का एक अनुपम रमणीय स्थान है। मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ मांडू महोत्सव मनाया जाता है प्रति साल और अन्य दर्शनीय स्थल में रॉयल एनक्लेव, जहाज महल, तवेली महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, दिलावर खान मस्जिद, जामा मस्जिद, होशंगा शाह का मकबरा, जैन मंदिर, अशरफी महल, बाज बहादुर महल, रूपमती का मंडप, दरिया खां का मकबरा, नीलकंठ महल यहाँ के दर्शनीय स्मारक है। चलिए बताइए, मांडू किस राजवंश के राजाओं की राजधानी थी? हमने किसका जिक्र किया? मांडू किस राजवंश के राजाओं की राजधानी थी? यह मालवा के परमार राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे पहले तो याद रख लो कि ओरछा बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह मध्य युग का एक शहर है। यहाँ के महल एवं मंदिर घने जंगलों से घिरे हैं। जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर, सुंदर महल, राज प्रवीण महल, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, ओरछा के शासकों का स्मारक, जुगल किशोर गार्डन आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि राम राजा मंदिर यहाँ ओरछा की रक्षा करते हैं, यानी कि कोई भी सैनिक यहाँ पर आता है तो वो अपने शस्त्र नीचे डाल देता है और बाद में राजा राम मंदिर के दर्शन करता है। राम राजा मंदिर यानी कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ राम का जो मंदिर है तो हमारे सिर्फ एक ही राजा है, वो है राम राजा। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लो कि ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य युग का एक शहर है। यहाँ के महल एवं मंदिर घने जंगलों से घिरे हैं। जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर, सुंदर महल, राज प्रवीण महल, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, ओरछा के शासकों का स्मारक, जुगल किशोर गार्डन आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और दोस्तों सांची की बात करें तो भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर में स्थित सांची बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सांची किस धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? बौद्ध धर्म का। सांची स्तूप 91 मीटर ऊंचा है। कितना? यह सांची का जो स्तूप है वो 91 मीटर ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक पुरातत्व संग्रहालय है। ईसा के पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 8 स्तूपों में से अब केवल 3 अवशेष बचे हैं। एक बार फिर से देख लो, आपने कहीं हिस्ट्री में भी सांची के बारे में पढ़ा होगा। तो भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर में स्थित सांची बौद्ध धर्म का केंद्र, सांची का स्तूप 91 मीटर ऊंचा, उसकी चोटी पर एक पुरातत्व संग्रहालय, ईसा के पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 8 स्तूपों में से अब केवल 3 अवशेष बचे हैं। चलिए बताइए, सांची
किस धर्म का केंद्र है? सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको हाल ही में बताया। सांची किस धर्म का? बौद्ध धर्म का केंद्र है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या? यह उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहां दोस्तों 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। कहां पर? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर प्रति 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर, कालिदास अकादमी, सांदीपनी आश्रम, विक्रम विश्वविद्यालय, कालियादेह महल, सिद्धावल घाट और मंदिर प्रसिद्ध है। नवग्रह मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षण है। यहाँ जय सिंह ने जंतर मंतर यानी कि वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। राजा जय सिंह ने दोस्तों एक तो राजस्थान में भी वेधशाला का यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ठीक ऐसा ही निर्माण यहाँ पर उज्जैन में करवाया था। एक बार फिर से देख लो कि उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ, जहां पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर, कालिदास अकादमी, सांदीपनी आश्रम, विक्रम विश्वविद्यालय, कालियादेव महल, सिद्धावल घाट और मंदिर प्रसिद्ध है। नवग्रह मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर यहाँ के मुख्य आकर्षण है। यहाँ जय सिंह ने जंतर मंतर यानी कि वेधशाला का निर्माण भी कराया था। चलिए बताइए, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आपका ध्यान स्क्रीन पर था। ओके, सही आंसर है उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या? शिप्रा नदी के तट पर। अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित यह स्थान नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक में। और कलचुरी शासकों ने यहां अनेक सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों का निर्माण करवाया था। किस वंश के शासकों ने? कलचुरी शासकों ने यहाँ अनेक सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसका वर्णन कालिदास की कविताओं में भी मिलता है। और यहाँ माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुढ़ा, माई का मंदिर, दुग्ध धारा प्रपात, कपिल धारा प्रपात, नर्मदा कुंड आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। एक बार फिर से देख लो, अमरकंटक मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित यह स्थान नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। कलचुरी शासकों ने यहाँ अनेक सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसका वर्णन कालिदास की कविताओं में भी मिलता है। यहाँ माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुढ़ा, माई का मंदिर, दुग्धधारा प्रपात, कपिल धारा प्रपात, नर्मदा कुंड आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। चलिए बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है क्या? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। क्या? अमरकंटक। और दोस्तों नर्मदा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मुक्तागिरी की बात करें तो जैन धर्म के पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवस्थित है। क्या? यह मुक्तागिरी जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर 52 मंदिर चट्टानों के अंदर निर्मित किए गए हैं। कितने? 52 मंदिर चट्टानों के अंदर निर्मित किए गए हैं। ये मंदिर वनों से आच्छादित पर्वत शिखरों पर बने हैं। ये देखिए, वनों से आच्छादित पर्वत शिखरों पर यह मंदिर बने हैं। और मंदिरों के पास में एक जलप्रपात स्थित है जो इस स्थल की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मुक्तागिरी की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म से संबंधित यह पवित्र स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। 52 मंदिर चट्टानों के अंदर निर्मित किए गए हैं और ये मंदिर वनों से आच्छादित पर्वत शिखरों पर बने हैं। मंदिरों के पास एक जलप्रपात स्थित है और इस स्थल की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जलप्रपात की वजह से। चलिए बताइए, मुक्तागिरी का संबंध किस धर्म से है? तो हमने किसकी बात की? मुक्तागिरी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। सही आंसर है ऑप्शन बी ए। ओमकारेश्वर की बात करें तो मध्य प्रदेश के इस स्थान पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहां स्थित है। कहां पर? ओमकारेश्वर महादेव। पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? ओमकारेश्वर में। ओमकार मानधाता मंदिर के नाम से यह मंदिर ब्राह्मण शैली में बना है। ये देखिए,
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी कि ओमकार मानधाता मंदिर के नाम से यह मंदिर ब्राह्मण शैली में बना है। यहाँ शंकराचार्य की गुफाएं, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार, सनुमात्रिक मंदिर आदि विद्यमान है। एक बार फिर से देख लो कि मध्य प्रदेश के इस स्थान पर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, कहां पर? ओमकारेश्वर, ओमकार मानधाता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह ब्राह्मण शैली में बना है। यहाँ शंकराचार्य की गुफाएं, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार, सनुमात्रिक मंदिर आदि विद्यमान है। ओके, चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है? तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर, वो कहां पर? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी की बात करें तो मध्य प्रदेश के विदिशा यानी कि बेस नगर के समीप उदयगिरी नामक एक पहाड़ स्थित है। क्या? उदयगिरी नामक एक पहाड़ स्थित है जहां 20 गुफाओं को काटकर मूर्तियां बनाई गई है। ये हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। अधिकतर मूर्तियां गुप्त काल की है। गुफा संख्या 4 में शिवलिंग की प्रतिमा तथा 5 में विष्णु के वाराह अवतार की झांकी सुरक्षित है। एक बार फिर से देख लो, उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा यानी कि बेस नगर के समीप उदयगिरी नामक पहाड़ी स्थित है जहां 20 गुफाओं को काटकर मूर्तियां बनाई गई है। ये हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। क्या? यह उदयगिरी हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। अधिकतर मूर्तियां गुप्त काल की है। गुफा संख्या 4 में शिवलिंग की प्रतिमा और 5 में विष्णु के वाराह अवतार की झांकियां सुरक्षित है। ओके, विदिशा की बात करें, विदिशा को शुंग वंशीय शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। क्या? यह शुंग वंशीय शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। उनके शासनकाल में यह कला का प्रमुख केंद्र रहा। सांची स्तूप के निर्मित तोरणों में यहाँ के कलाकारों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया था। इस नगर में यत्र तत्र स्तूपों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यहाँ पहले कभी स्तूप भी रहे होंगे। एक बार फिर से देख लो कि विदिशा शुंग वंशीय शासकों की राजधानी और यह कला का एक प्रमुख केंद्र रहा। सांची स्तूप के निर्मित तोरणों में यहाँ के कलाकारों ने अतुलनीय योगदान दिया। इस नगर में यत्र तत्र स्तूपों के अवशेष प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यहाँ पहले कभी स्तूप भी रहे होंगे। चलिए आंसर दीजिए, शुंग वंशीय शासकों ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? शुंग वंशीय शासकों ने किसे? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और अब पंचमढ़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिपरिया स्टेशन के समीप सतपुड़ा के पठार पर स्थित पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्यवर्धक जलवायु अपना विशिष्ट स्थान रखती है। पंचमढ़ी के मुख्य सौंदर्यपूर्ण उच्च शिखरों में धूपगढ़, चौरागढ़ एवं महादेव से प्रकृति के नयनाभिराम सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्यों की रमणीयता का पर्यटक यहाँ आकर आनंद उठाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से सनराइज और सनसेट का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमने किसकी बात की? पंचमढ़ी की। तो आंसर दीजिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्यों का रमणीयता का पर्यटक कहाँ आकर आनंद उठाते हैं? तो यह पंचमढ़ी जाते हैं और वहां पर सनसेट का आनंद उठाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश से रिलेटेड इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आपको वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड जय हिंद।